नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। राजेश भाई, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन मैं एक लार्जर चीज राजेश भाई उभर के आ रही है, जो मेरी समझ में आ रही है कि भाजपा सरकार, मोदी जी, ये लोग अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे। कह तो रहे हैं 370 पार, 400 पार, इस तरह की बातें, लेकिन जो ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है, मैं आपसे कुछ चीजों को का जिक्र करूंगा, फिर आगे भी पूछेंगे। उससे ये नहीं लग रहे हैं और कहीं ना कहीं ओहापोह की स्थिति है। मैं एक एक छोटा सा बात करता हूं, फिर उसके बाद शुरू करें। अब ये 2 दिन पहले हरियाणा जाते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं खट्टर जी की। उस कहते हैं कि मैं पीछे मोटरसाइकिल में बैठता था, इत्यादि इत्यादि। दूसरे दिन खट्टर जी को हटा दिया जाता है। आप कुछ भी कह लीजिए भाई, खट्टर जी को तभी हटाया जाएगा क्योंकि खट्टर जी इलेक्शन में फायदेमंद नहीं है। बीजेपी का तो यही क्राइटेरिया है। और उसके अगले दिन खट्टर जी को उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो खट्टर जी लाइबिलिटी है कि खट्टर जी से बहुत वोट मिलेंगे, ये अजीब से इंडिकेशन दे रहे हैं। यह इनकी हड़बड़ाहट भी दिखा रहा है। दूसरा, कल से मैं एक साथ 2 प्रश्न कर ले रहा हूं। एक भाजपा की एक दूसरी लिस्ट आई 72 नामों की शायद। अब पूरे लोग उसमें कह रहे हैं कि क्या मास्टर स्ट्रोक है, देखिए क्या स्ट्रेटेजी है, और इतने ड्रॉप कर दिया, इतने लोगों को कर दिया, हमको काट दिया। उत्तर प्रदेश में जब ये स्ट्रेटेजी टिकट काटने की बहुत अच्छी है कि एंटी इनकम्बेंसी चली जाती है उस एमपी की और नया चेहरा आ जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 51 टिकट बटे हैं, एक एमपी का भी टिकट नहीं कटा, एक, जीरो। तो क्या ये स्ट्रेटेजी मध्य प्रदेश में जाते जाते दूसरी हो जाती है? दिल्ली में 7 में से 6 टिकट कट गए। मनोज तिवारी जी को टिकट रिपीट होने का जो विजिबल कारण मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन जब अंतिम उनकी जो फोटो आई थी मनोज तिवारी जी की, तो ये सब लोग नाश्ता आश्ता कर रहे थे, प्रधानमंत्री बैठ के भाजपा कार्यालय में, और ये खड़े होके उसमें दौड़ के उनकी सेवा में लगे हुए थे। इसके सिवा मनोज तिवारी जी का रिपीट होने का और कोई कारण नहीं। 6 लोगों के टिकट काट दिए दिल्ली में। तो ये दिल्ली का मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चलता है? उत्तर प्रदेश में अगर सबका टिकट रहना है तो वो दिल्ली। मैं थोड़ा इससे ये समझ में आ रहा है कि ये मैं यही कह रहा हूं, ये खुद कंफ्यूज नहीं है, अब ये लोगों को भी कंफ्यूज कराना चाह रहे हैं, जो मोदी जी की पुरानी आदत है कि उनको कंफ्यूज कर दो जिससे वो हो जाए, वो जो लालू कहते हो करके अपना खुद निकल जाओ। तो जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि खट्टर जी भाजपा के लिए लायबिलिटी बन गए थे कि खट्टर जी की वजह से वोट बढ़ेंगे उनके? विनेबिलिटी अगर बात है तो क्या टिकट काटना बहुत मास्टर स्ट्रोक है, तो लोगों के टिकट ना काटना क्या है? मैं थोड़ा इन सब चीजों, भाजपा की दूसरी लिस्ट पे भी आपसे बात करना चाहूंगा, राजेश भाई। देखिए आनंद जी, दो तीन हर राज्य की स्थितियां, चुनावी स्थितियां अलग अलग होती हैं। ये तो हम हर चुनाव में देखते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ मुद्दे जो होते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर वो सबके दिमागों को मथते हैं, सबके दिमागों पर हमला बोलते हैं, और सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी क्यों कम नहीं हो रही है, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों बिगड़ रही है, महिलाओं के प्रति अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये तो वो मुद्दे हैं जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे निश्चित रूप से होते हैं जो प्रादेशिक स्तर पर अलग अलग होते हैं। हरियाणा में कुछ जो होगा वो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश में होगा वो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में नहीं होगा। हम मान लीजिए हम बात करते हैं हरियाणा से। जैसे आपने कहा, हरियाणा में खट्टर साहब को हटाने की 2 वजहें मुझे समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि मोदी जी के मित्र हैं, इसमें कोई 2 राय तो है नहीं। लेकिन पहली बार जब उनको बनाया गया था तो कोई बहुत ही मास जनाधार वाले नेता तो वो थे नहीं। लोगों को बड़ी बड़ा ताज्जुब हुआ था कि मोदी जी ने अपनी पॉकेट से मनोहर लाल खट्टर को निकाला। जब चुनाव हुए तो ये पाया गया कि बीजेपी ने अपने आप को दुर्बल कर लिया और उन्हें उस पार्टी से समर्थन लेना पड़ा जिसके खिलाफ पूरा चुनाव लड़ा। तो ये तो तय था कि इस बार अब दूसरी बार वो मनोहर लाल खट्टर को चेहरा बना करके
ना लोकसभा जीत पाएंगे और ना हरियाणा विधानसभा जीत पाएंगे, ये तो बिल्कुल तय था। इसलिए उनको खट्टर को रिप्लेस करना चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि आपको याद होगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी अब ज्यादा वक्त तो नहीं बचा, तो इसलिए ये तो हटाना तो एक तरह से ये है कि जो चेहरा चुनाव में नहीं चलेगा उस चेहरे को बाहर करो। दूसरा संदेश, जहां तक मुझे लगता है कि हरियाणा में अगर आप समझते हैं वहां की स्थानीय राजनीति, तो वहां जो जाटों की जो एकता है या जाट वोटों का जो प्रतिशत है या जो जाट वोटों की जो रुझान रहता है, वो इस बार जो समीकरण बन रहे थे या बन रहे हैं, उसमें ऐसा था कि वो 28-30% जो अगर हैं तो वो जहां भी जाते हैं तो वो इस बार बीजेपी के अनुकूल नहीं लग रहा था। तो जाट वोटों में सेंध लगाने का काम भी इस हाल के दिनों में हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद इस वजह से तो हरियाणा की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि चेहरे नहीं बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीछे कारण दो समझ में आते हैं कि ना बदलने के पीछे कि एक तो प्रधानमंत्री वहां से हैं, योगी आदित्यनाथ खुद भी एक कंजर्वेटिव नेता माने जाते हैं, तो इन दो बड़े नेताओं के बीच में अब बदलने वाली स्थितियां इसलिए भी ज्यादा नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री चूंकि जो उस प्रदेश के थे, इसलिए सांसदों के बीच में भय रहता है, सांसदों का आचरण रहता है, उनको सारे 5 साल काम करके दिखाना होता है। तो मुझे लगता है कि वो एक कारण हो सकता है कि उनकी बहुत एंटी इनकम्बेंसी, नकारात्मक वोट उन सांसदों के खिलाफ या उन चेहरों के खिलाफ शायद पार्टी ने अंदरूनी तौर पर नहीं पाया। तो एक तो ये है। मध्य प्रदेश में जहां तक हम बातें हैं, मध्य प्रदेश में कुछ चेहरे बदले गए हैं और जो बदलाव किया गया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर थोड़ी सी एक अनिश्चितता और एक बेचैनी तो है। भले ही वो आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, 400 पार का नारा है, तो 400 पार का नारा तो देखिए कोई भी पार्टी दे सकती है। कांग्रेस भी कह सकती है कि 400 पार हमें जाना है। अखिलेश यादव अगर राष्ट्रीय स्तर के उम्मीदवार खड़े करते तो किसी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको ये कहने का हक है। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि भारत के इतिहास में 400 पार का मतलब क्या होता है। 400 पार पे जाना। राजेश भाई, 2014 में आम आदमी पार्टी ने भी 400 से ज्यादा कैंडिडेट लड़ाए थे और वो दूरदर्शी पार्टी जय गुरुदेव की थी, उन्होंने भी 400 से ज्यादा कैंडिडेट लड़ाने में कहाँ रोक है कोई। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 400 पार का सपना देखने में कुछ बुराई नहीं है, और ये एक लोकतांत्रिक भावना है कि हर दल चाहेगा कि उसकी कामयाबी मिले। लेकिन 400 मैं किसी पार्टी के नजरिए से नहीं कह रहा हूं। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जगह इस स्थिति में मान लीजिए कल्पना कीजिए कि कांग्रेस होती और कांग्रेस 400 पार का नारा देती, तो इसका अर्थ यह है कि करीब करीब 150 करोड़ की आबादी के मुल्क का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक पार्टी 400 के ढेर पर बैठी हुई है और बाकी पार्टियां सब मिलजुल करके, जिनमें कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, एनसीपी है या समाजवादी है या बीएसपी है, डीएमके, आईडीएमके वगैरह 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 जितनी पार्टियां हैं सब है, जेडीयू है। तो अगर ये पार्टियां, इसका मतलब ये है कि अगर ये सीटें बांटती हैं तो कुल मिलाकर के 150 के आसपास। अब 150 के आसपास सीटें जहां प्रतिपक्ष में बच जाएगा, तो मुझे लगता है ये बहुत हेल्दी साइन नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी का, क्योंकि जब ज्यादा सीटें आपकी होती हैं, एक उदाहरण घर का देता हूं कि मान लीजिए आप पहले जमाने में संयुक्त परिवार होते थे और घर के मुखिया का भरोसा सब पर है, तो फिर वो मुखिया की सब मानते थे, मुखिया की बात बिल्कुल आंख मूंद के मानते थे, चलती थी मुखिया की। तो अगर एक पार्टी रहेगी, एक पार्टी का ऐसा रहेगा, तो मुझे लगता है उसके अंदर एक कहीं ना कहीं अधिनायक पैदा होने का खतरा है, क्योंकि अपोजिशन के पास तो वो आंख ही नहीं है कि वो आंख में आंख डाल के मिला सकता, वो नंबर ही नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मैं इस पक्ष में हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में एक सार्थक, स्वस्थ और सकारात्मक संतुलन होना चाहिए नंबर्स में। ये तो मैं कभी नहीं कह सकता। कल मैं एक चैनल की डिबेट में था जिसमें वो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो 100% कामयाबी चाहते हैं। अरे भाई, 100% कामयाबी आप चाहते हैं तो इसका मतलब तो अर्थ यही निकलता है कि आप प्रतिपक्ष विहीन संसद चाहते हैं।
क्या हमारे लोकतांत्रिक स्वस्थ लोकतंत्र की क्या यही भावना है? हमारे संविधान की क्या यही मंशा है? और माफ कीजिए, डेमोक्रेसी होती ही असहमति के आधार पर चलती है। असहमति और सहमति गाड़ी के दो पहिए हैं। तो अगर लोग असहमत नहीं हैं आपसे, तो ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। जी, मैं राजेश भाई एक दो चीजें छोटे से वो करके फिर आप हम अगले प्रश्न पे आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि खट्टर जी के अगेंस्ट लोगों का गुस्सा था, किसान आंदोलन की खराब हैंडलिंग थी। उन्होंने बहुत से आंदोलन किए और हर एक में कुछ ना कुछ लोग मारे गए। इस वाले आंदोलन में उसमें लोगों की जाने गई हैं। खराब है हैंडलिंग, लेकिन फिर उनको टिकट क्यों दिया गया? तो क्या ये समझा जाए कि उनको निपटाने की तैयारी है? क्योंकि ये भी इनके इनके यहाँ है, अगर खट्टर जी को निपटा देना ज्यादा अच्छा है। पीयूष गोयल को टिकट इसी क्राइटेरिया पे दिया गया। पीयूष गोयल कोई जन नेता नहीं है। वो इस बार बंबई नॉर्थ से जहां से लड़ रहे हैं, वो प्रमोद महाजन की वो सीट एक जमाने में किरीट सोमैया वमैया सब लड़ते थे, वहां से वो अब उनको टिकट दे दिया गया है। ये ये लोग राज्यसभा के मेंबर वाले टेम्परामेंट के लीडर्स हैं। ये लोग इस तरह के लीडर नहीं है। खैर, तो एक तो खट्टर जी को टिकट क्यों दिया, इसका ये नहीं समझा। दूसरा, मैं जो राजेश भाई आपसे कह रहा हूं, आप जाट वोट की बात कर रहे हैं, ये जाट वोट को और नाराज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खट्टर जी को चेंज कर रहे थे तो आपको जाट को बनाना चाहिए था। आप जाट नहीं बना के सैनी को बना रहे हैं। और जो जाट आपका पार्टनर था जेजेपी वाला, दुर्गे चौटाला जी का पौत्र, उसको आप बाहर निकाल दे रहे हैं, उससे आप नाता तोड़ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज इस समय जाटों में उल्टा जा रहा है। यहाँ का लेके और जयंत जो चौधरी हमारे यहाँ, दोनों जगह जाट इस समय बहुत कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी से। उनकी यही वो तो मैं कह दिक्कत रहा हूँ। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का फायदा उसमें है यदि जाट वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, यदि जाट वोट बट जाएं। अगर वो एक मुश्त कहीं गिरेंगे, जिसके की चांसेस अब कम हैं, वो बीजेपी को तो नहीं जाएंगे, ये तो तय है। अगर नहीं जाएंगे तो क्यों ना उन वोटों का खंड खंड कर दिया जाए। कुछ ऐसी मंशा मुझे भारतीय जनता पार्टी की लगती है। जी जी। आप जरा इस पे थोड़ा राजेश भाई बताएं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जिन्न है, ये जिन्न बोतल से कुछ निकला, कुछ नहीं निकलने दिया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट के बहुत कड़े कार्रवाई के बाद निकाला गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जितना आ गया है काम, तो उसको इलेक्शन कमीशन साइट पे डालना है। उससे भी आप काफी हद तक की समझ जाएंगे किसने किसको क्या पैसा दिया है। और इस पे स्टॉक मार्केट ने भी इसको बहुत बुरी तरह से इसको रिसीव किया था। कल अगर आप देखते तो स्टॉक मार्केट का बुरा हाल था। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये भले ही एक वोट का नुकसान करे, ये बहुत गलत टाइम आया है बीजेपी के अनुसार, क्योंकि इससे खराब टाइमिंग नहीं हो सकती थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खुलासे की। राजेश भाई, आप ठीक कह रहे हैं आनंद जी। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन्न जो बोतल से बाहर आया है, तो वो दरअसल उसने दोनों पक्षों को नुकसान किया है। जो एक पक्ष का नुकसान मैं जो कहता हूं कि उससे भारतीय जनता पार्टी की छिपी हुई मंशा को जो की वजह से जो उसकी छवि को डेंट लगा है, एक नुकसान तो वो है कि वो एन केन प्रकार सारी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करके, बैंक प्रबंधन को दुरुपयोग करके, रिजर्व बैंक के जरिए दबाव डाल के, चुनाव आयोग पर दबाव डाल के वो किसी तरह से ये रुकवाना चाहती थी कि ये लोग ना जान पाए कि जिन लोगों को काम दिया गया है 5 से 10 वर्षों में, उन्हीं लोगों ने काम मिलने के एवज में कहीं कोई घूस तो नहीं दी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। और अगर ये उजागर हो गया तो लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी कि ये बात जो करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दरअसल ये खाने देने की एक नया चोर दरवाजा है। मैंने आनंदवर्धन सिंह जी की कंपनी को 10,000 करोड़ का ठेका दिया, 10,000 करोड़ का ठेका दिया। बदले में आनंदवर्धन जी से कहा कि भाई 2,000 मुझे कमीशन दे दीजिए और 1,000 1,500 रुपया हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए। आपका 7,000 फिर भी बच रहा है, साथ में आप 5,000 में काम कराओ, 2,000 में आपका प्रॉफिट है। तो ये एक जो चीज उभर के सामने आ रही है, लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज आ रही है, वो एक तो नुकसान मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। लेकिन ये नुकसानों से तो राजनीतिक पार्टियां दो चार होती रहती हैं।
दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा है आनंद जी, जिसको लेकर के मैं कह सकता हूं कि मैं दुखी हूं, भारतीय स्टेट बैंक की प्रतिष्ठा, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिष्ठा दुनिया में, संसार में बहुत ऊंचे थी, बहुत अच्छा बैंक माना जाता था या माना जाता है। और उस बैंक के भीतर कार्यशैली में इस तरह से डेंट लगना, पहले छिपा रहे हैं, फिर तमाम तरह के बचकाने तर्क दे रहे हैं। हरीश साल्वे ने जो आपने वो टेक्स्ट अगर देखा हो जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने संवाद किया, हरीश साल्वे ने, तो जो संवाद उन्होंने किया उससे तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा सवाल जवाब कर रहा है, बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब स्टेट बैंक, इलेक्टोरल बॉन्ड, आजकल हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पलक झपकते आप लाखों करोड़ों रुपया ट्रांसफर कर देते हैं, और आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इतने महीनों से ये बात चल रही थी, सेंसिटिव इशू है, चुनाव आयोग से था, वो कोर्ट ने 5 फरवरी को आपको बोल दिया था, उसके बाद भी आप लापरवाह थे। नहीं, अभी जो हमें 2 महीने और लग जाएंगे, अभी 1 महीने लग जाएंगे, अब हम ये कर पाएंगे, अब हम वो कर पाएंगे। तो जो भारतीय स्टेट बैंक की प्रतिष्ठा हुई है, हम धूमिल हुई है, वो बड़ी मुझे चिंता में डालने वाली है। हमने बीते 7-8 सालों में देखा है कि कैसे अनेक प्राइवेट बैंक जमींदोज हो गए, उनको किस तरह से उनकी प्रतिष्ठा गिरी, और हम तब सोचते थे कि भारतीय स्टेट बैंक इस दृष्टि से बहुत ही भरोसेमंद और अच्छा बैंक है। लेकिन इस घटना के बाद ये एक आशंका बनती है कि अब इस तरह की संस्थाएं, हमारी वित्तीय और कारोबारी बड़ी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतिष्ठा पा चुकी हैं, उनको, उनके लिए भी स्वस्थ तरीके से काम करना आसान नहीं रहा। जी जी, मैं राजेश भाई एक बात और, राहुल गांधी जी की अब यात्रा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अंतिम चरण पे है, कल शायद वो खत्म हो रही है, कल या परसों मुंबई में, वो इस समय महाराष्ट्र में चल रही है। राहुल गांधी जी जैसे पहले जब शुरू हुई थी यात्रा तो सबको था कि भाई इस यात्रा का पर्पस क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं। वो पर्पस बिल्कुल साफ साफ पॉलिटिकल है, वो चुनाव यात्रा है, और उस चुनाव यात्रा में वो अपनी प्रचार के साथ साथ वो अपनी गारंटीज अपने उसको भी करते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसको खोलते जा रहे हैं। उन्होंने अभी तक 17 गारंटीज को वो किया है, युवाओं के लिए गारंटी दी है, किसानों के लिए गारंटी दी है। कल उन्होंने धूले में नारी न्याय गारंटी की भी बात कही, और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग कहते हैं भाई मोदी जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, लेकिन मोदी जी की बात का अब लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। मोदी जी गारंटी कहें, मोदी जी उसको जुमला कहें, गारंटी कहें, कुछ कहें, नाम चेंज कर दें, लेकिन लोगों को लगता है कि ये यार ऐसे आके अपना कह जाते हैं, कुछ इनके जो मन में आता है वो कह देते हैं, उसका इट डजंट मीन इट, उनका मतलब ही नहीं होता है कि ये पूरा हो। राहुल गांधी के साथ ये नहीं है, क्योंकि कल जब उन्होंने नारी न्याय गारंटी कही और उसमें उन्होंने कहा है कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उस एक परिवार में एक महिला को आइडेंटिफाई करके 1 लाख रुपए साल देने की बात कही है। और ये जब वो कह रहे हैं तो वो कर्नाटक में इस गारंटी को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। वहां पे 2,000 रुपए महीना वो गरीब 1 करोड़ 90 लाख महिलाओं का मिल रहा है। वहां गरीब नहीं है, वहां हर परिवार से एक महिला की बात है। ये गारंटी ऑलरेडी हिमाचल में कर चुके हैं 1,500 रुपए महीने की, और ये गारंटी तेलंगाना में 3,000 की अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो उनकी गारंटी है जो सुनते हैं कि अगले 10-15 दिन में इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये भी क्या एक स्वस्थ हुआ है, क्योंकि आप कुछ कह दीजिए उसके बाद आप उसको मानिए ही मत। हमने कुछ कह दिया था 50 साल अमृत काल, ये काल वो काल, अपना मतलब लफाजी करते रहिए, डिलीवरी के समय आप पुरानी बात बोलिए मत और नए नए वो करिए। तो ये क्या कुछ लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि भाई बेरोजगारी इशू है, महिलाओं की समस्याएं इशू हैं, किसान है, जो ये राहुल गांधी का प्रयास है। देखिए आनंद जी, मुझे लगता है इसको दूसरे तरह से समझना पड़ेगा, ऐसे जी जी समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त चुनौती क्या है। भारतीय जनता पार्टी के में बहुत, मुझे कोई इसमें स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि मोदी का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो महिलाएं हैं, वो भारत की महिलाएं हैं, और बहुमत ऐसी महिलाओं का है
जो दिमाग से नहीं दिल से वोट करती हैं। राम मंदिर का एक मसला है, आप जानते हैं कि घरों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार और जो महिलाएं हैं वो आमतौर पर धार्मिक और आस्था वाली महिलाएं होती हैं। तो राम मंदिर का इशू महिलाओं के दिलो दिमाग पर अभी है, उसका प्रभाव है। और दूसरा, जो अब जैसे मध्य प्रदेश का एक उदाहरण आपको दूं, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना महिलाओं को मिल रही है, हर महीने 1250 रुपए आपको को मिलते हैं और 1 करोड़ करीब करीब 30 लाख महिलाओं को देते हैं। तो जिस घर में या जिस महिला को वोट जाता है, भले ही वो पति से झूठ बोले, पति कहे, क्योंकि आजकल तो अधिकार बड़ा सबके लिए बराबर है, तो वो पति को चाहे ना बताए लेकिन वो वोट बीजेपी को करती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए। अब जो नारी न्याय गारंटी योजना की जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसको कुछ इस तरह से लेता हूं कि देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो तीनों बीजेपी शासित हैं, इन तीनों राज्यों में एक बार आप महिलाओं के साथ अत्याचारों के आंकड़े देख लीजिए। आंकड़े मैं नहीं देना चाहता, आप तो केंद्र सरकार के जो अपने आंकड़े हैं वो आंकड़े देख लीजिए, कितने भयावह, खौफनाक और डराने वाले हैं। दुष्कृत्य के मामले देख लीजिए, अपहरण के मामले देख लीजिए, खरीदने बेचने के मामले देख लीजिए, लूट के मामले देख लीजिए, उनके सामाजिक शर्म और अपमान के मामले देख लीजिए, और आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी नहीं बनाने देने के मामले देख लीजिए। आप पाएंगे कि इन 3 राज्यों में ऐसे इतनी संख्या बन रही है जो संसार के 50, 60, 100 देशों की भी संख्या नहीं होगी। तो जब इतना खतरनाक और भयावह, डराने वाला एक चेहरा इन राज्यों से है जहां बीजेपी रूल कर रही है, वहां आप न्याय की गारंटी अगर आप देते हैं, तो न्याय की गारंटी का मतलब यह है कि न्याय की गारंटी में आपको न्याय देना पड़ेगा। कर्नाटक में आपने बताया कि 1 करोड़ और 30 लाख महिलाओं को या 90 लाख महिलाओं को शायद दे रहे हैं हर परिवार को। 1 करोड़ जी, हिमाचल में दे रहे हैं, तेलंगाना में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने वादा किया है। तो ये केवल उनको वादा करके नहीं, उनको देना पड़ेगा। साथ में न्याय की गारंटी क्या है कि उनको अदालतों से न्याय मिलेगा, उनके लिए अलग से वकील किए जाएंगे, सरकार उन महिलाओं के मामले अलग लड़ेगी, महिलाओं के लिए विशेष कोर्ट अदालतें खोलेगी या विशेष अदालतें बनाएंगी जो केवल महिला अत्याचारों पर कार्रवाई करेंगी। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये एक ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस का, जो उसने मोदी की को महिलाओं का वोट थोक बंद जाने से रोकने के उत्तर में दिया है। जी, मैं अब चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि वो दर्शक भी समझना चाहेंगे। एज ऑन डेट सारी पार्टीज लगी हुई हैं, इंडिया गठबंधन अपनी तरह से, एनडीए या बीजेपी से, आज आपको किसका हाउस इज मोर इन ऑर्डर? एक मोटे तौर पे इंडिया गठबंधन का हाउस इज मोर ऑर्डर लग रहा है कि बीजेपी का लग रहा है? क्योंकि बीजेपी का एनडीए अपने अपने ढंग से वो कुछ कुछ कर रहा है। कैसे उड़ीसा में जाके जबरदस्ती उनके साथ गठबंधन कर रहा है एक पार्टी जिसके अपने 12 एमपी, उससे कह रहा है नहीं 12 एमपी तुम तो कम आओगे, उसकी 107 एमएलए जीत क्या कह रहा नहीं तुम 107 नहीं तुम इससे कम। तो वो तो जबरदस्ती किया जा रहा है। मेरे उड़िया साथी कह रहे हैं कि वहां पे हाथ मोड़ के नहीं किया जा रहा, वहां गन पॉइंट पे किया जा रहा है ये जो गठबंधन है। विच इज इन मोर इन ऑर्डर आपके हिसाब से? देखिए आनंद जी, मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी चेहरे सामने नहीं आए हैं। कौन किसका आते जा रहे हैं, क्रम चल रहा है उम्मीदवार घोषित करने का, कहां से कौन उम्मीदवार। राजेश भाई, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ जी, एक सेंस, जैसे उत्तर प्रदेश में अब एक सेंस कह रहा है कि अखिलेश उसको लीड कर रहे हैं, और यहाँ धीरे धीरे चीजें, इंडिया गठबंधन इज मोर इन ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश देन एनडीए। यूपी का मैं कह सकता हूँ, यूपी में मानका को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, अगर उस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 10 साल का कुछ तो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर होगा, कुछ तो होगा। देश में 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है,
और देश में 10 वर्ष से लगातार भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं हुआ, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, आपका बेरोजगारी कंट्रोल नहीं हुआ। तमाम मुद्दे हैं जो अनेक मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि इसका कोई ठोस उत्तर पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए उसने, आपने देखा होगा कि आजकल अखबारों के पन्ने और तमाम तरह के प्रचार में डबल इंजन की सरकार तो एक बहाना है। आप देखिए, सिर्फ मोदी का चेहरा होता है, वो इस बार के माने मोदी की गारंटी है, ये फॉर्मूला ये है। तो मोदी की अगर गारंटी है भाई साहब, डबल इंजन की आप बात करते हैं, तो एक इंजन का थोड़ा सा जिक्र तो करो। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, महाराष्ट्र में आपकी सरकार। तो आप यहाँ पर अगर ये नहीं देखेंगे कि आपका लोकल इंजन, एक इंजन और भी लोकल इंजन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका परिणाम ठीक नहीं होता। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने चारों तरफ जो जाल बुना है, वो अपने इर्द गिर्द ऐसा बुन लिया है कि अब उनको अपने जाल में ही वो फंसती नजर आ रही है। इसलिए मैं कोई ऐसा परसेप्शन, जैसा कि कई चैनलों ने एक ओपिनियन पोल किया है 400 पार और ये और वो, हमारे साथी बहुत सारे उसकी वकालत करते नजर आते हैं। मैं अभी कोई बहुत आशावान इस मामले में, मेरा ख्याल है कम से कम 1 महीने तक तो मैं नहीं होना चाहता। जी जी जी। मैं, राजेश भाई, मैंने भी कल वो ओपिनियन पोल देखे। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं हर जगह ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की, हालांकि सपा की अभी 30 सीट डिक्लेयर हुई हैं, कांग्रेस ने को 17 सीट तो मिल गई है, लेकिन उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं, और मोटे तौर पे पता है कौन कौन लड़ रहा है। बीजेपी की 51 सीट डिक्लेयर हुई हैं, लेकिन इतने में भी मैं सिलसिलेवार सीट वाइज किसी के साथ बात करने को तैयार हूं। यहाँ पे जो ये बात रही ना 75 पार और 70 पार, यहाँ 50 पार अगर हो जाए तो बीजेपी को ये मानना चाहिए कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश में। बहुत झगड़े हैं बीजेपी के यहाँ। इसलिए मेरे साथ, और मैं सीट वाइज किसी, मतलब कोई भी जानकार आ जाए और हम लोग एक सीट के साथ उसकी व्याख्या कर लें, उसकी विवेचना कर लें, किसी एक दिन उस पर भी एक कार्यक्रम करेंगे। हम लोग एक बार लखनऊ का, एक बार सिर्फ यूपी का कर लेंगे, एक बार सिर्फ मध्य प्रदेश का कर लेंगे सीट वाइज। थोड़ा दर्शकों को भी एक समझ में आ जाएगा कहाँ का क्या है। ठीक है राजेश भाई, अच्छी अगर ऐड करना हो तो। जी, थैंक यू सो मच राजेश भाई, थैंक यू।